is research matrices. Okay, let me start my presentation now. As you all know, it is mandatory for all of you to publish at least 2 papers और 1 पेपर आपका रजिस्ट्रेशन कब का है उसके हिसाब से इन peer reviewed journal. Okay, as the mandatory requirement for submission of your thesis. Now, where to publish? How to know the quality of the journals? Which journals are very important journals in your subject domain? Okay, that you must know. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि in 2017 UGC had issued one UGC approved list of journals. लेकिन फिर बाद में ऐसे पाया गया है कि वो जर्नल्स में कुछ जर्नल्स प्रीडेटरी जर्नल्स भी थे, ठीक है, कुछ डिसकंटिन्यूड जर्नल्स भी थे. तो अभी यूजीसी ने एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी बनाई है, दैट इज यूजीसी केयर. केयर का मतलब है कंसोर्शियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स. और ऐसे कहा गया है कि आप यूजीसी केयर लिस्ट में अप्रूव्ड जर्नल्स जो है उसमें आप आपके पेपर्स लिखिए. देखिए, ये जो पर्टिकुलर केयर लिस्ट है उसको उन्होंने 2 ग्रुप्स में बांटा है, यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. अभी ये जो यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 1 है उसमें जर्नल्स जो रिकमेंड किए जाते हैं एक कमिटी के द्वारा, इन्होंने एक कमिटी बनाई है एक्सपर्ट्स की, और वो कमिटी जो रिकमेंड कर रही है उस जर्नल्स की लिस्ट है. इसमें भी इंटरनेशनल लेवल जर्नल्स और नेशनल लेवल जर्नल्स, लेकिन हर विषय में उन्होंने लिस्ट 1 में कमिटी ने रेकमेंड किए हुए जर्नल्स है. और लिस्ट 2 जो है ग्रुप 2 उसमें स्कोपस और वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स जर्नल्स जो है वो जर्नल्स को उन्होंने शामिल किया है. राइट, अभी देखिए ये जो यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 1 है तो उसमें आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए यूजीसी केयर लिस्ट सर्च करने के लिए आपको पहले लॉगिन होना पड़ता है. राइट, उसके बाद में आप वो सर्च कर सकते हो. दैट लॉगिन इज फ्री, आप रजिस्टर कर लीजिए और फिर स्टार्ट यूजिंग यूजीसी केयर लिस्ट. अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो दिया है और सर्चिंग के लिए भी यहाँ पे प्रोविजन दिया है. अभी साइंस के 329 जर्नल्स अप्रूव्ड है, सोशल साइंस के 265, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के 311. देयर आर 36 मल्टीडिसिप्लिनरी जर्नल्स एंड इन इंडियन लैंग्वेजेस देयर आर 200 जर्नल्स. राइट, अभी आगे चलते हैं. जैसे मैंने सोशल साइंसेस को क्लिक किया तो ये 302 जर्नल्स की लिस्ट यहाँ पे आ गई. राइट, उसमें मैंने लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए सर्च किया तो 19 जर्नल्स की लिस्ट आ गई. मतलब सबसे पहले तो बीइंग रिसर्चर मैंने लाइब्रेरी साइंस होने के नाते मुझे ये 19 जर्नल्स को ट्राई करना चाहिए फॉर सेंडिंग द पेपर्स. राइट, सी दीज आर द 19 जर्नल्स. और जर्नल के डिटेलिंग के बारे में जानना है तो हियर इज द लिंक व्यू गिवन. राइट, उसके बाद में ये यूजीसी केयर का ग्रुप 2 जो है it is providing you the list of the journals of Web of Science and Scopus. ठीक है, वेब ऑफ साइंस जो है जो थॉमसन एंड रूटर अभी ऑनलाइन चलाती है उसका एक्सेस हमारे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से आप ले सकते हो आफ्टर बिकमिंग द मेंबर. ओके, इट इज गिविंग यू आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स, साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड एंड सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स. राइट, ये जो जर्नल्स है ये स्कोपस और वेब ऑफ साइंस के, इनको पूरे वर्ल्ड वाइड रेप्यूट के जर्नल्स है और इसमें आपका पेपर पब्लिश होना ये बहुत ही मेरिट वाली बात मानी जाती है. देखिए ये रिसर्च इम्पैक्ट क्या होता है. राइट, तो विलियम थॉमसन एंड लॉर्ड केल्विन ने कहा है कि इफ यू कैन मेजर दैट ऑफ व्हिच यू स्पीक and can express it by a number, you know something of your subject. But if you cannot measure it, your knowledge is meager and unsatisfactory. So measurement is always important. Okay.
वैसे ही आपके रिसर्च का इम्पैक्ट क्या है, वो कैसे क्या आप फाइंड आउट करें, राइट। अभी देखिए, research impact can be measured in terms of citation impact. There are various impact factor services, then journal impact, book impact, individual research impact, and measurement of estimates. ये सब चीजों में आपको रिसर्च इम्पैक्ट मेजर किया जा सकता है। साइटेशन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट फैक्टर सर्विसेज, जर्नल इम्पैक्ट, बुक इम्पैक्ट, रिसर्च इम्पैक्ट, इंडिविजुअल एंड मेजरमेंट ऑफ एस्टिमेट। अभी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, साइटेशंस मेजर करने वाले डेटाबेसेस होते हैं। अभी आपको साइटेशन ये शब्द से फैमिलियरिटी हो गई होगी। साइटेशन का मतलब है, जो मेरा पेपर, आपने आपके पेपर में उसको साइटेशन किया है, तो मेरा साइटेशन इंडेक्स हो जाता है 1, राइट। सो ये साइटेशन मेजर करने वाले कुछ डेटाबेसेस है, जिसमें स्कोपस है, वेब ऑफ साइंस है, देन गूगल स्कॉलर है, इंडियन साइटेशन इंडेक्स है, एंड देयर आर सो मेनी। बट बीइंग रिसर्चर, हमको स्कोपस पता होना चाहिए, वेब ऑफ साइंस पता होना चाहिए, गूगल स्कॉलर, इंडियन साइटेशन इंडेक्स, ये 4 पता होना अत्यंत आवश्यक, राइट। अभी मैं स्कोपस के बारे में प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन जो है आपको देना चाहती हूँ। स्कोपस ने एल्सेवियर ने 2004 में शुरू किया है, एंड स्कोपस का ये जो होम पेज है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें आप फ्री ऑथर प्रोफाइल आपका क्रिएट कर सकते हो, देन फ्री जर्नल रैंकिंग्स भी देख सकते हो, और मैट्रिक्स आप देख सकते हो। स्कोपस का जनवरी 2020 का जो एट ए ग्लांस था, वो है, इट कवर्स ओवर 25,100 टाइटल्स। इट कवर्स 25,100 टाइटल्स। उसमें 23,452 आर पीयर रिव्यूड जर्नल्स, इंक्लूडिंग 5,500 फुल ओपन एक्सेस जर्नल्स, 294 trade publications, over 852 book series, and over 9.8 million conference papers from over 1,20,000 worldwide events. Okay, तो ये कवरेज है स्कोपस का। यू कैन सी, ये जो स्कोपस का पेज है, उसमें अगर आप ऑथर हो, आपके पेपर्स आए हैं, तो यू कैन मेक, जैसे मैंने हिरवड़े मंगला यहाँ पे डाला, तो स्कोपस इज गिविंग मी 2 रिजल्ट्स, दैट इज हिरवड़े मंगला अनिल एंड अनिल हिरवड़े मंगला, इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे 9 डॉक्यूमेंट स्कोपस में इंडेक्स्ड है, और ये 9 डॉक्यूमेंट्स में स्कोपस पे 20 साइटेशंस मिले हैं, और एज पर स्कोपस मेरा खुद का इंडिविजुअल एच इंडेक्स 3 है, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्कोपस से मिलती है। दीज आर एक्चुअली द पेपर्स विच आर इंडेक्स्ड इन स्कोपस, ठीक है, मेरे पेपर्स। तो अभी आप यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी जर्नल्स का सर्च कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे सब्जेक्ट एरिया चूज कीजिए, तो आपको मिल जाते हैं जर्नल्स। जैसे ये देखिए, मैंने क्लिक किया ड्रॉप डाउन एरो पे, तो ये सब जर्नल्स आ गए। इसको और एक्सपेंड की मैंने सोशल साइंसेस में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस को क्लिक किया, तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के 289 जर्नल्स आर इंडेक्स्ड इन स्कोपस। यू कैन आल्सो गो हियर टू डाउनलोड द होल लिस्ट ऑफ स्कोपस, ठीक है। अभी ये देखिए, स्कोपस में आपको इंफॉर्मेशन क्या क्या मिल जाती है। देखिए, ये पर्टिकुलर जर्नल है, तो उसमें SNIP आपको मिलता है, SJR आपको मिलता है। सीमेगो जर्नल रैंक का मतलब होता है SJR। ये वैल्यूज जो होती है, वो रैंक बताती है जर्नल का, राइट। और SNIP जो है, वो इंडिविजुअल पेपर का इम्पैक्ट क्या है वो बताती है। तो दीज आर द टर्मिनोलॉजी यूज्ड बाय स्कोपस। अभी देखिए, जैसे ये जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसका ये साइट स्कोर है, ठीक है। ये साइट स्कोर यानी स्कोपस का इम्पैक्ट फैक्टर आप कहेंगे, और इम्पैक्ट पर पेपर इसका 3.656, ठीक है। सोर्स नॉर्मलाइज्ड इम्पैक्ट पर पेपर, ओके। अभी ये साइट स्कोर कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। जैसे 2018 का आपको साइट स्कोर लेना है, तो आपको देखना है कि दो साल पहले, मतलब 2015 से लेके 17 तक आप कितने डॉक्यूमेंट्स उसमें पब्लिश हुए।
और 2018 तक उसको कितने साइटेशंस मिले। तो तो 84 डॉक्यूमेंट्स पेपर्स जो पब्लिश हुए पिछले 3 साल में, 15 से 16, 16 से 17 पिछले 2 साल में, और उसको कितने साइटेशंस मिले 2 साल में। So this divided by this, that comes to 7.56. That is the actually impact factor of that journal according to Scopus. अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ वेब ऑफ साइंस। ठीक है, वेब ऑफ साइंस जो है वो थॉमसन एंड रूटर इसको मेंटेन करता है। इट इज साइटेशन इंडेक्सिंग डेटाबेस, साइटेशन मेजरिंग डेटाबेस। देखिए, आपका सब्सक्रिप्शन अगर होगा तो आपको इसका फुल एक्सेस मिलेगा, नहीं तो इसका फुल एक्सेस नहीं मिलेगा। लेकिन ओपन एक्सेस जर्नल्स जो है उसके आप देख सकते हो, और कैटेगरी के वाइज आप जर्नल्स लिस्ट को देख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस डाला तो उसमें इतने सारे रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं। उसके बाद में देखिए, आपको सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स में देखना है, तो सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स में 6439 रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। इंक्लूड ओपन एक्सेस ओनली, तो आप केवल ओपन एक्सेस करेंगे तो और रिजल्ट्स चेंज होंगे। तो इस प्रकार से इसमें आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, दिस इज वेब ऑफ साइंस। तीसरा है गूगल स्कॉलर। गूगल का एक हिस्सा है गूगल स्कॉलर। तो गूगल स्कॉलर में एक सर्विस है माई साइटेशन सर्विस। तो अगर आपके पेपर्स पब्लिश्ड है और वो गूगल तक पहुंच गए हैं, तो गूगल में कितने दूसरे पेपर्स में आपको साइटेशन मिला है, तो इसका मेजरिंग डेटाबेस है, सर्विस है माई साइटेशन। ओके, अभी देखिए ये गूगल स्कॉलर का पेज है। तो इसमें जब मैं मेरा नाम डालती हूँ तो मुझे मेरे पेपर्स जो गूगल में हैं ऑलरेडी वो आते हैं। लेकिन एक एडिशनल फीचर गूगल स्कॉलर आपको देता है, साइटेड बाय 27, साइटेड बाय 24, साइटेड बाय 20, यानी हर एक पेपर को गूगल में कितने साइटेशंस मिले हैं वो यहाँ पे आपको मेजर करके दे रहा है गूगल स्कॉलर। अभी देखिए, गूगल स्कॉलर माई साइटेशन सर्विस में मैं रजिस्टर करती हूँ तो मुझे वो क्या देता है, और आप देखेंगे कि मुझे टोटल जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, तो उसमें 152 साइटेशंस मिले मेरे पेपर्स को। मेरा एच इंडेक्स 7 है, मेरा आई10 इंडेक्स 6 है। ठीक है, तो ये वो दिखा रहा है। आई10 इंडेक्स का मतलब है आपके कितने पेपर 10 से ज्यादा बार साइट हुए। तो देखिए मेरे 6 पेपर्स जो है 10 से ज्यादा बार साइट हुए। मेरा एच इंडेक्स 7 है। एच इंडेक्स के बारे में मैं आपको थोड़ी देर के बाद में बताऊँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद में अभी स्लाइड ले ली हूँ मैंने। अभी देखिए, यहाँ पे मेरा एच इंडेक्स 7 है। कैसे? तो देखिए, मेरे एटलीस्ट 7 पेपर्स हैव बीन cited by 7 or more times, राइट? तो मेरा एच इंडेक्स 7 है। देखिए, ये 7 से ज्यादा बार हुआ, ये 7 से ज्यादा बार, ये 7 से ज्यादा बार, ये 7 से ज्यादा बार, ये 7वां पेपर भी 7 से ज्यादा बार हुआ। लेकिन मेरा एच इंडेक्स 8 होने के लिए मेरे 8 पेपर्स 8 से ज्यादा बार साइट होने चाहिए, तो वो नहीं हुए। 8वां पेपर को मेरे 2 ही है। जब ये नंबर साइटेशंस या 8वें पेपर का मेरा बढ़ के अगर मान लो 10 हो जाता है, ठीक है, 10 हो जाता है, तो या फिर 8 ही हो जाता है, तो भी मेरा एच इंडेक्स बढ़ जाएगा, 8 बढ़ेगा। जितना एच इंडेक्स ज्यादा उतना आपका क्वालिटी ज्यादा माना जाता है। देखिए, गूगल स्कॉलर में एक और चीज होती है, वो यहाँ पे टॉप पब्लिकेशंस देता है हर एक कैटेगरी वाइज। ओके, तो आप आपके विषय से के ढूंढ सकते हो कि टॉप मोस्ट जर्नल्स कौन से हैं। जैसे मैंने गूगल स्कॉलर में कैटेगरीज में जाके सोशल साइंस और सब कैटेगरीज देखी, तो सोशल साइंस में जर्नल ऑफ बिजनेस एथिक्स ये सबसे टॉप का जर्नल माना जाता है। इस सब कैटेगरीज में मैं गई और मैंने लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन को क्लिक किया, तो देखिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का ये जर्नल टॉप मोस्ट चल रहा है। सेकंड नंबर पे साइंटोमेट्रिक्स है, थर्ड नंबर पे जर्नल ऑफ इंफॉर्मेटिक्स है। तो ये एडिशनल सुविधा आपको गूगल स्कॉलर देता है। नाउ आई एम कमिंग टू इंडियन साइटेशन इंडेक्स। ये भी एक इंडिया की नेशनल साइटेशन इंडेक्स
के तौर पे उभर रही है। ये भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। देखिए अभी ये उसका होम पेज है, आप देखेंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, सब्सक्रिप्शन जरूरी होता है, लेकिन इफ यू आर यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम तो आपको कुछ घंटों का गेस्ट एक्सेस वो देते हैं, राइट। ये पर्टिकुलर इसमें देखिए 1270 इंडिया से पब्लिश होने वाले जर्नल्स को इंडेक्स किया गया है और साइटेशंस को कंपेयर करते हैं, ठीक है। अभी देखिए इसमें सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ जर्नल्स आप देख सकते हो जो इंडेक्स्ड है, ठीक है। देन हमारे 16 जर्नल्स इसमें इंडेक्स्ड है। तो आपको जो आप टीचर्स होंगे तो आपको एपीआई भरने के लिए जो साइटेशन इंडेक्स लगता है ना, या इम्पैक्ट फैक्टर लगता है, इट इज बेस्ड ऑन ऑल दिस सर्विसेज। अभी देखिए ये जो इंडियन साइटेशन इंडेक्स है वो रिसर्च आर्टिकल्स, रिव्यू आर्टिकल्स, शॉर्ट एंड ब्रीफ कम्युनिकेशंस, एडिटोरियल, लेटर टू एडिटर, रिसर्च नोट्स, केस स्टडीज, केस रिपोर्ट्स, ओपिनियन पेपर्स, ऑब्जर्वेशंस इनको कवर करता है। और एडवर्टाइजमेंट्स, डाइजेट्स, ऑब्ituaries, बुक रिव्यूज, ये सब आइटम्स को नहीं इंक्लूड करता। और उसके बाद में आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन मस्ट है आपको गेस्ट एक्सेस के लिए भी, और सब्सक्रिप्शन मस्ट है। आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको इतने सारे लिंक्स खुल जाएंगे, दैट इज सिंपल सर्च, एडवांस सर्च, इंस्टीट्यूशन एनालाइजर, देन जर्नल एनालाइजर, डेटा कंपेयरर, ये सब लिंक्स आपके लिए खुल जाएंगे। तो मुझे इसमें से एक इम्पोर्टेंट चीज आपको बताना है, जैसे मैंने यहाँ पे टॉपिक में बिब्लियोमेट्रिक शब्द दिया, राइट। तो मुझे 93 पेपर्स आए इससे बिब्लियोमेट्रिक पे। और आप देखेंगे जैसे ये टाइटल है तो टाइम साइटेड, ये टाइटल ये पेपर 6 बार साइट किया गया और इसमें 14 रेफरेंसेस है, इसमें 14 रेफरेंसेस दिए गए। तो ओके, अभी इंडियन साइटेशन इंडेक्स में बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स दिए जाते हैं पेपर के, हर एक पेपर के जो जर्नल्स को इंडेक्स करते हैं उनके एब्स्ट्रैक्ट दिया जाता है, कीवर्ड्स दिया जाता है, लैंग्वेज दिया जाता है, और ये पेपर में कितने रेफरेंसेस दिए गए हैं वो दिया जाता है। देखिए ये एक पेपर है, इट वाज साइटेड 8 टाइम्स, ओके। और ये जो है ये रेफरेंसेस है उसके, वो पेपर में दिए गए रेफरेंसेस, यानी वो रेफरेंसेस को ये करता है, मैच करते जाता है, ओके ना। इस प्रकार से वो आपको स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स भी देता है, ओके। और स्पेशल एनालिटिकल फीचर्स में आता है इंस्टीट्यूशन एनालाइजर, डेटा कंपेयरर एंड जर्नल एनालाइजर। जैसे इंस्टीट्यूशनल एनालाइजर तो इसमें आपको वो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में टॉप 50 कौन से है, इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग करके देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स का डाला तो उसने बताया कि IARI सबसे ज्यादा रिसर्च प्रोडक्टिविटी है उसकी, उनके 4411 आर्टिकल्स जो है वो इंडियन साइटेशन इंडेक्स में जो जर्नल्स है उसमें पब्लिश्ड है। फिर दूसरा वेटरनरी कॉलेज का आ रहा है, राइट। सो इस प्रकार से वो आपको इंस्टीट्यूशन का एनालिसिस करके देता है, आप देख सकते हो। देन डेटा कंपेयरर है, जैसे आप दो डेटा को कंपेयर कर सकते हो। जैसे मुझे देखना है कि दो जैसे बॉम्बे यूनिवर्सिटी और नागपुर यूनिवर्सिटी, इसका मुझे कंपेयर करना है, तो आप को ये डेटा के हिसाब से नंबर ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश्ड बाय देयर फैकल्टीज, आप इसमें डेटा कंपेयर कर सकते हो। जैसे देखिए ये 5 यूनिवर्सिटीज को मैंने सिलेक्ट किया तो वो बता रहा है उसका कंपैरिजन यहाँ पे बता रहा है, राइट, ओके। सो सबसे ज्यादा रिसर्च प्रोडक्टिविटी ये धारवाड़ यूनिवर्सिटी की है, और ये 5 के कंपैरिजन में ये सबसे लोएस्ट है, राइट। उसके बाद में देखिए इस प्रकार से ड्रामेटिक जो क्या बोलते हैं आपको टेबुलर फॉर्म्स में इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है। अभी इसका साइटेशन, इसका इम्पैक्ट फैक्टर आना शुरू हो जाएगा कुछ दिनों में, दिस इज कंपैरेटिवली अ न्यू सर्विस। फिर तीसरा सेलिंग फीचर होता है जर्नल एनालाइजर, ओके। तो इसमें आप देख सकते हो कि जैसे हर एक विषय में कौन से जर्नल्स जो है वो टॉप मोस्ट चल रहे हैं, उसका एनालिसिस
करके देता है, राइट। और इस प्रकार से सब्जेक्ट कैटेगरी वाइज भी आप सर्च कर सकते हो 3 लेवल्स पे। जैसे मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस को क्लिक किया, यहाँ पे एकेडमिक लाइब्रेरीज को क्लिक किया और यहाँ पे कॉलेज लाइब्रेरी को क्लिक किया, तो वो रिसोर्सेस मुझे आ गए। और इसके बाद में हम थोड़ा आगे चलेंगे। ये प्रोक्वेस्ट वगैरह को मैं हटा देती हूँ क्योंकि हमारे काम के वो 4 ही है। देन इम्पैक्ट फैक्टर सर्विसेज के बारे में मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगी। डोंट गेट मिसलीड बाय द emails you receive। आपको ईमेल्स आते होंगे, सेंड योर पेपर टू आवर जर्नल और इम्पैक्ट फैक्टर इज 6 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग, तो आपको वो मिसगाइड कर रहा है। आप जब भी इम्पैक्ट फैक्टर सर्विस के बारे में सोचते हो तो वो इम्पैक्ट फैक्टर किसने दिया है, कौन से सर्विस का है, वो ऑलवेज लिखना जरूरी है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो इम्पैक्ट फैक्टर थॉमसन एंड राउटर का ही जो है वो यूजीसी मांगती है। नैक भी अभी हम जितने स्कोपस में और इसमें वेब ऑफ साइंस की जर्नल्स में पेपर्स है हमारे यूनिवर्सिटी के नैक के लिए उतने ही कंसिडर किए गए, बाकी पेपर्स को हमारे उन्होंने मांगे ही नहीं, चाहिए ही नहीं बोले, है ना। तो ये आपको पता होना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको कहा फॉर्मूला है, एक सेल नाम का जर्नल है, उसका 2009 का इम्पैक्ट फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, 2007 उसके प्रीवियस 2 ईयर, 7 और 8 में कितने आर्टिकल्स पब्लिश हुए, दैट बिकम साइटेबल आइटम्स। और ये इन पेपर्स को 2009 तक कितने साइटेशंस दिए, तो ये डाटा अगर आपको मिल जाता है तो आप इम्पैक्ट फैक्टर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, नंबर ऑफ आइटम्स पब्लिश्ड इन सेल इन 2008 वाज 343, 2007 वाज 366, ठीक है। और ये 709 पेपर्स को टोटल साइटेशंस मिले 22,087, 22,087 divided by 709, that becomes 31.152, and that is actually the impact factor of cell journey, ठीक है। so there are impact measurement services है, impact factor measurement services, लेकिन अभी ये चीजों की तरफ जाना नहीं है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे इफ यू आर गोइंग फॉर प्रमोशंस, ये इम्पैक्ट फैक्टर के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, राइट। सिर्फ थॉमसन एंड रूटर के ही माने जाए एंड स्कोपस के। अभी देखिए, ये जो है इंटरनेशनल इम्पैक्ट फैक्टर सर्विसेज, ओके। फिर दूसरी है इंटरनेशनल सर्विसेज फॉर इम्पैक्ट फैक्टर, दैट इज ISI FI, ठीक है। Then this is universal impact factor, UIF. Then it is IFSIJ. Then you can see this is index Copernicus. Actually ये impact factor शब्द यूज ही नहीं करती है, वो IC वैल्यू देती है, इंडेक्स कोपरनिकस वैल्यू, ठीक है। thousands of journals are indexed in this index Copernicus, लेकिन मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जर्नल इंक्लूजन के लिए ये पब्लिशर से पैसा लेती है, ठीक है। दिस इज इंडेक्स कोपरनिकस एंड वो हर एक जर्नल को अपना एक वैल्यू देती है, IC वैल्यू। देन यू कैन सी सम मोर, ओके। अभी नास करके है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस, तो उनके प्रमोशंस के लिए वो अलग सिस्टम यूज करते हैं। थॉमसन एंड रूटर का इम्पैक्ट फैक्टर लेके उसमें 6 ऐड करके वो उनका रिसर्च स्कोर बनाते हैं, नास, ओके। सो इट इज देयर ओन कैलकुलेशन। देन ग्लोबल इम्पैक्ट फैक्टर है, देन ग्लोबल इम्पैक्ट फैक्टर में आप देख सकते हो कि लाइब्रेरी साइंस के क्या जर्नल्स है क्या नहीं है, यू कैन सर्च इट आउट। देन कॉस्मोस करके एक है, राइट। कॉस्मोस में भी काफी सारे जर्नल्स इंडेक्स्ड है एंड कॉस्मोस इम्पैक्ट फैक्टर वो दे रहा है CIF। लेकिन देयर इज वन मोर जनरल इम्पैक्ट फैक्टर, देयर इज वन मोर यू कैन से साइंटिफिक जनरल इम्पैक्ट फैक्टर, SGI। लेकिन अगर आप कुछ डिस्कशंस एक्सपर्ट्स के देखेंगे तो उन्होंने इसको मार्केट दे दिया है, ये जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री है ना। सो देयर आर प्रीडेटरी जर्नल्स, मींस फेक जर्नल्स है वहां पे, और उन्होंने कहा कि इम्पैक्ट फैक्टर सर्विसेज भी फेक है। इसीलिए
नैक ने अभी बाकी इम्पैक्ट फैक्टर सर्विसेज के मार्क्स देना बंद कर दिए। देखिए जैसे ये ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, देखिए ये ग्लोबल शब्द अगर आप निकाल दें तो इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है आईएसआई, थॉमसन रूटर का जो मैनुअल सिस्टम था वो चलाता था आईएसआई। तो ये जो है ये इंस्टीट्यूट, इसने ग्लोबल शब्द अपने साथ में लगा दिया। और आप देखिए दिस बोगस ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑब्वियस अप्रोप्रिएशन ऑफ द फॉर्मर इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ISI, which no longer exists, and its journal impact factor was taken over by Thomson and Reuters. I think this operation is based in India, but they provide no location information on their website, and their domain name information is blocked. ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ बोगस सर्विसेज भी चल रही है जिससे हमको बहुत ही बच के रहना है। फिर जर्नल का इवेल्यूशन करने के लिए कौन से टूल्स अवेलेबल है? तो ये सारे टूल्स है, जैसे थॉमसन एंड रूटर का जर्नल साइटेशन रिपोर्ट, ये हर साल पब्लिश होता है। इट इज बेस्ड ऑन वेब ऑफ साइंस डेटा। उसमें वो क्या करते हैं कि हर साल अलग अलग विषयों में टॉप मोस्ट जर्नल्स कौन से हैं उसकी लिस्ट देते हैं बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट फैक्टर। ओके, तो आपको ये जेसीआर पढ़ने के बाद में पता चलता है कि आपके विषय में टॉप मोस्ट वर्ल्ड वाइड जर्नल्स कौन से हैं। तो सिलेक्शन जर्नल का आपका पेपर भरने के लिए आप कर सकते हैं इसका उपयोग। ठीक है, इसमें देखिए टोटल साइट्स देते हैं और जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर देते हैं। देखिए कुछ कुछ जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर इतने भयंकर है, जैसे कैंसर जर्नल फॉर क्लिनिशियंस, इसका इम्पैक्ट फैक्टर इतना ज्यादा है, देखेंगे आप। तो इस प्रकार से हायर द इम्पैक्ट फैक्टर हायर द वैल्यू ऑफ द जर्नल। ओके, देन स्कोपस भी ऐसे ही एक एनालाइजर देता है हर साल एनुअली। सो उसका है स्कोपस जर्नल एनालाइजर, उसमें भी वो रैंकिंग देता है। ठीक है, देखिए ये स्कोपस जर्नल एनालाइजर है और आप यहाँ से सर्च करके आपके विषय के टॉप मोस्ट जर्नल्स को ढूंढ सकते हैं। देखिए SJR stands for Schemago Journal and Country Rank। ये ओपन एक्सेस सर्विस है जो स्कोपस आपको प्रोवाइड करता है। इट इज बेस्ड ऑन स्कोपस डेटा। देखिए स्कोपस एक्सेस करने के लिए यू नीड सब्सक्रिप्शन, लेकिन SJR एक्सेस करने के लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दिस इज SJR। यू कैन गो फॉर जर्नल रैंकिंग, यू कैन गो फॉर कंट्री रैंकिंग। ठीक है, अभी आप देखेंगे ये SJR के हिसाब से उन्होंने ये जर्नल्स को रखा है और उन्होंने 4 भाग किए हैं, क्वाड्रेंट, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल 4। ठीक है, हर एक को अलग अलग कलर दिए हैं। तो ये क्वार्टाइल 1 के जर्नल्स है, आप देखेंगे यहाँ पे। फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के 3 जर्नल्स मिले मुझे इंडिया से पब्लिश होने वाले इसमें स्कोपस में। देखिए ये जर्नल जो है उसका STR 0.274 है, 0.35 है एंड 0.136 है। तो पहला क्वाड्रेंट जो होता है उसमें उस विषय के टॉप 25% जर्नल्स जो है पहले क्वार्टाइल में जाते हैं, दैट इज ग्रीन। Q2 इज येलो। तो इसमें 25 से लेकर 50% में जो जर्नल्स आए हैं वो आएंगे। Q3 जो है ऑरेंज वाला, उसमें आएंगे आपके कितना 50 to 75%। ओके, एंड Q4 में आएंगे 75 to 100%। राइट, देखिए ये एक जर्नल है, आप देखेंगे इसका H इंडेक्स कितना है, 8 है ना। ये स्कोपस का डाटा आपको SJR से फ्री में मिलता है, वहां से आप ढूंढिए। तो दीज आर द क्वार्टाइल्स। उसके बाद में ये दूसरा है, तो इस प्रकार से आपको पूरा मिलता है। और अकॉर्डिंग टू स्कोपस इंडिया इज ऑन 9th पोजीशन। ठीक है, आप देखेंगे कंट्री वाइज एनालिसिस, इंडिया इज ऑन 9th पोजीशन और इंडिया के इतने सारे पेपर्स स्कोपस में पब्लिश हुए हैं। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स के इतने हैं एंड इट इज फॉलोड बाय चाइना। चाइना देखिए अभी बहुत आगे चला गया। यू कैन सी इंडिया, इंडिया का SJR रैंकिंग जो है अकॉर्डिंग टू स्कोपस, वो H इंडेक्स इंडिया का 570 है, इतने डॉक्यूमेंट्स पब्लिश्ड है स्कोपस में, उनको इतने साइटेशंस मिले हैं और साइटेशंस पर डॉक्यूमेंट 9.0 है।
देन ये पूरे ग्राफ्स इस प्रकार से निकलते हैं, सब्जेक्ट एरियाज के हिसाब से भी निकलते हैं, नेशनल लेवल कोलैबोरेशन, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के भी निकलते हैं। अभी देखिए मैंने सोशल साइंसेस में लाइब्रेरी साइंस किया, ओके। तो भी इंडिया लाइब्रेरी साइंस में भी इंडिया कौन से पोजीशन पे है? 9th पोजीशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इंडिया का हमने देखा है ऑलरेडी। यहाँ पे आप देखेंगे कंट्री रैंकिंग्स में, जैसे सोशल साइंसेस के फील्ड में इंडिया का एच इंडेक्स 130 है, इतने डॉक्यूमेंट्स, इतने साइटेशंस पर डॉक्यूमेंट 4.61। तो इस प्रकार से आपको ये स्कीम है वो आपको SNIP वैल्यू देता है और SJR वैल्यूज देता है, तो आप टॉप मोस्ट जर्नल्स को ढूंढ सकते हैं। जैसे बुक इम्पैक्ट देने वाली भी कुछ सर्विसेज है, जैसे गूगल स्कॉलर है, गूगल बुक्स है, ठीक है। उसके बाद में बुक रिव्यू डेटाबेसेस है, जैसे बुक्स खरीदने हैं आपको, सिलेक्ट करने हैं, तो उनके रिव्यूज जो है आप यहाँ से पढ़ सकते हो। देन इंडिविजुअल टूल्स जो है, तो गूगल स्कॉलर का माई साइटेशन सर्विस मैंने आपको बताया, पब्लिश और पेरिश वाला एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, देन स्कैलरोमीटर है, देन वेब ऑफ साइंस, स्कोपस है, तो ये सब चीजें हैं। एच इंडेक्स के बारे में मैंने अभी पिछली बार ही आपको बताया। लेकिन एच इंडेक्स में ऐसा है कि आपके नंबर ऑफ पेपर्स बढ़ते जाएंगे तभी एच इंडेक्स बढ़ता जाएगा। एक पर्टिकुलर एज के बाद में नंबर ऑफ पेपर्स हमारे कम हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ पेपर्स जब तक है बढ़ रहे हैं आपके, तभी तक आपका एच इंडेक्स का ग्रोथ रहेगा। दैट इज एक्चुअली द लिमिटेशन ऑफ एच इंडेक्स। तो उसके लिए उन्होंने कुछ अल्टरनेटिव इंडाइसेस दिए हैं, जैसे एम इंडेक्स, है ना। तो इसमें क्या होता है, टू अकाउंट फॉर द लेंथ ऑफ अ रिसर्चर्स करियर, द एच इंडेक्स कैन बी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स द रिसर्चर हैज बीन एक्टिव। तो इसमें कुछ अल्टरनेट इंडाइसेस निकाले, जैसे इंडिविजुअल एच इंडेक्स, universal H index, G index is also there. Okay, so these are the things. Now, रिसर्चर प्रोफाइल, आप अगर बहुत अच्छे रिसर्चर हो तो आपने कहाँ कहाँ रिसर्चर का प्रोफाइल बनाना चाहिए। तो एक सोक्रेटिस करके डेटाबेस है, वहाँ पे आपने अपना बायोडाटा देना चाहिए। देन विद्वान है, विद्वान के बारे में कल भी मैंने आपको कहा। देखिए विद्वान में इतने सारे एक्सपर्ट्स के डेटाबेस, ये सीरीज है ना। ये देखिए जगदीश अरोरा जी, इनका सीरीज, इनका एक्सपर्ट आईडी विद्वान के हिसाब से 1 है। तो आप इस प्रकार से आपके बायोडाटा में ये कर दीजिए और अपना एक्सपर्ट आईडी लिख दीजिए, विद्वान एक्सपर्ट आईडी समथिंग समथिंग समथिंग, तो आपके बारे में मिल जाएगा। दिस इज वन ऑफ आवर लाइब्रेरी प्रोफेशनल, अमरावती यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन है, एंड यू कैन सी यहाँ पे उनका बायोडाटा आ गया। उनका विद्वान आईडी है 44079, यहाँ पे शी इज माई कलीग और उनका विद्वान आईडी है 68207। देन स्कोपस ऑथर आइडेंटिफायर में भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, इट इज फ्री, जैसे कि मैंने किया था। देन रिसर्चर आईडी ऑफ वेब ऑफ साइंस, वेब ऑफ साइंस में भी आप एज अ रिसर्चर आपका आईडी क्रिएट कर सकते हो, एकदम सिंपल है वो। और आप इस प्रकार से रिसर्चर आईडी ले सकते हो, जैसे मेरा रिसर्चर आईडी है वेब ऑफ साइंस का D39322015, मैंने 2015 में वो क्रिएट किया। देन इट इज ऑर्किड, ऑर्किड में भी आप आपका आईडी जो है वो बना सकते हो एज अ रिसर्च प्रोफाइल, राइट। मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं एक चीज अभी नया बताने जाऊंगी आपको कि ये जो सब अभी सोशल मीडिया पे सब आ गया है, तो एक नया मेट्राइसिस है, दैट इज अल्टमेट्रिक्स, ठीक है ना। अल्टमेट्रिक्स क्या करता है? अल्टमेट्रिक्स ट्विटर, फेसबुक, गूगल प्लस, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, मेनस्ट्रीम मीडिया, ब्लॉग्स, मेंडलिस्ट, पपियर, पॉपुलॉन, रेडिट, यहाँ से यूट्यूब, यहाँ से डेटा लेता है, राइट। और वो कैसे कैसे क्वेश्चंस को आंसर करता है, हाउ मेनी टाइम्स इट वाज डाउनलोडेड, मेरा पेपर है कितनी बार डाउनलोड हुआ, हु इज रीडिंग माय वर्क, देन वाज इट कवर्ड बाय एनी न्यूज एजेंसीज, आर अदर रिसर्चर्स कमेंटिंग ऑन इट, how many times it was shared on Facebook, Twitter, etc. Which countries are looking at my research? तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए एक मैट्रिक्स है, दैट इज अल्ट मैट्रिक्स। और उनके
टूल्स जो है वो है altmetric.com, our research, then Plumex metrics, reader meter, PLOS article level metric और इतने सारे हैं। उसमें से कुछ हम देखेंगे। दिस इज altmetric साइट, है ना। तो इसमें आप रिसर्चर्स के लिए जो साइट बनी है उसमें अगर जाएंगे आप, तो ये जो है वो कोई पब्लिक पॉलिसी डॉक्यूमेंट में आपको रेफरेंस दिया गया है क्या, मेन स्ट्रीम मीडिया में, देन ऑनलाइन रेफरेंस मैनेजर्स में नंबर दिया गया है क्या, देन ओपन सिलेबस प्रोजेक्ट में है क्या, किसी ब्लॉग्स में है क्या। तो ये सब चीजों को वो स्टडी करके आपको एक आपका मेट्रिक देता है, ठीक है। देन अवर रिसर्च करके भी एक साइट है, दैट इज आल्सो प्रोवाइडिंग यू प्लमेक्स मेट्रिक्स इज आल्सो देयर। और ये देखिए वो साइटेशंस, यूसेज, कैप्चर्स, मेंशंस और सोशल मीडिया में वो कहाँ कहाँ शेयर हुआ है वो सब आपको बताती है। देन रीडर मीटर इज आल्सो देयर। देन आर्टिकल लेवल मेट्रिक्स जो है वो भी असेस होता है। देन प्लॉस इज देयर। जैसे प्लॉस में मैंने कोविड-19 ये कीवर्ड दिया, तो देखिए कुछ आर्टिकल्स मुझे आए तो वो इस प्रकार से देता है, जैसे रिसर्च आर्टिकल्स 2 आए, है ना। और ये आप यहाँ पे देखेंगे प्लॉस व्यूज 1921 हुए हैं, पीडीएफ डाउनलोड्स इतनी बार हुए इस पर्टिकुलर आर्टिकल का, देन एक्सएमएल डाउनलोड इतना हुआ, टोटल यूसेज इतना है, ट्विटर पे कितने लोगों ने उसको साइट किया है, क्रॉस रेफरेंसेस कितने लोगों ने किया है। तो इस प्रकार से वो डेटा आपको देता है। पब्लिश एंड पेरिश इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, उसमें भी आप जाएंगे तो ये अल्टमेट्रिक्स आपको देखने मिलेगा। देन देयर इज वन मोर साइंस कार्ड, okay, then paper critic is also there. So friends, these are all the matrices which measure your research from various angles. But do remember one thing, there are fake impact factor services, and the only recognized impact factors and site score are of Scopus and Thomson and Reuters, that is Web of Science. तो गलत जगह अपना रिसर्च का डाटा वेस्ट मत कीजिए, दैट इज ओनली द मैसेज, ओके। और आपको कुछ एच इंडेक्स, साइटेशन इंडेक्स और इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में बताना था करके आई टुक दिस एडिशनल टाइम, ओके। तो ये सब चीजें अभी बीइंग रिसर्चर आप सबको पता होना बहुत इम्पोर्टेंट। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैडम। किसी को कुछ पूछना है मैडम से? यस, इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग प्लीज डिस्कस विथ मैम। ऐसी अपॉर्चुनिटी फिर नहीं आएगी। यस मॅडम, जसं की सबमिशन करताना आपल्याला पेपर पब्लिश असायला पाहिजे होते, तर पेपर पब्लिश करत असताना आपला जो काय? टायटल असतो, थेसिस सबमिशन हां. करण्या अगोदर आपल्याला पेपर पब्लिश पाहिजे. हाँ, तर जे आपण पेपर पब्लिश करत आहोत तर ते टायटल वरतीच पाहिजे की त्याला सब टायटल चालतं? नहीं, इट शुड बी द पार्ट ऑफ योर थीसिस। आप जो पेपर कर रहे हो हा, दैट शुड बी द पार्ट ऑफ योर थीसिस। नाही मॅडम, माझं काय म्हणणं आहे की जसं टायटल आहे माझं पीएचडीचं, की त्या टायटल वरती मला, म्हणजे त्या टायटल वरती मला पब्लिश करायचं आहे की त्या Yes. टायटलचं सब थीम वरती करतात चालेल का, केला तर? करता येतं सब थीम वरती करता येतं, पण असं नको की बा तुम्ही रिसर्च मेट्रिक्स वरती अभ्यास करताय, तुमचा थीसिस रिसर्च मेट्रिक्स वरती आहे आणि तुम्ही भलतच काहीतरी म्हणजे सोशल डेव्हलपमेंट वरती पेपर लिहिला असेल आणि तो तुम्ही सबमिट करताय, तर ते नाही होत ना. मॅडम तसं नाही होणार. फॉर एक्झाम्पल माझं कसं की योजनेवरती आहे, मी तुलनात्मक करते 2 जिल्ह्याचं, परंतु मी एका जिल्ह्याचं जर म्हणजे योजना कुठल्या आहेत त्याच्यावर मी पेपर पब्लिश केलं मी, कारण की तर चालू का तसं? चालेल ना, सब पार्ट घेतलाय ना तुम्ही तुमच्या थीसिस, चालतो जो कंटेंट आहे चालेल घेतला आहे पण. ओके मॅडम, ओके, थँक्यू. चालेल. ओके मॅडम. हेलो मैम. येस. हेलो मैम.
मॅम Yes. मला एक प्रश्न विचारायचा होता. जसं आमचं पीएचडी रजिस्ट्रेशनचं लेटर आहे त्यामध्ये लिहून आहे की 2 पेपर तुमचे पब्लिश असले पाहिजे, आयदर पीयर रिव्ह्यू और यूजीसी केअर, आणि 2 प्रेझेंट असले पाहिजे. हा. तर माझा प्रश्न असा आहे, जसं 7 जून 2019 ला एक यूजीसीने एक पुन्हा पत्र काढलं की जर तुम्हाला प्रमोशन किंवा प्लेसमेंटचे जे काही बेनिफिट घ्यायचं आहे तर तुम्हाला यूजीसी केअर मध्येच तुमचा पेपर पब्लिश असला पाहिजे, अन्यथा तुम्ही तो बेनिफिट घेऊ शकत नाही, असं त्याच्यामध्ये नमूद करून आहे. तर माझा प्रश्न असा आहे की आता मग जर मी लेटर मध्येच म्हटलं की पीयर चालते, तर मग आता माझे जर पीयर मध्ये असेल तर ते ऍक्सेप्ट होईल की मला केअर वालेच लागेल? नाही ऍक्सेप्ट होईल. ऍक्सेप्ट होईल. आणि सर त्याच्यामध्ये ऑब्लिक दिलेलं आहे सर. पब्लिक दिलाय. हो त्याच्यामध्ये 2019चा जो तुम्ही म्हणताय त्याच्यामध्ये ऑर टाकलेला आहे. हो हो 2017चा जो 4th अमेंडमेंट होता ना, 4th अमेंडमेंट, तिथेच कंपल्सरी यूजीसी केअर जर्नल होतं 4th अमेंडमेंट मध्ये. पण आता जो नवीन आलेला आहे, म्हणजे आता 2009 वाला निघून गेला ना, 2010 वाला तो सुपरसीड झाला. तर नाही, ऐका ना माझं, ऐका ना. आता 7व्या आयोगाच्या ज्या आलेल्या आहेत की नाही गाईडलाईन्स, तुम्ही 2019 म्हणताय ना, इट वॉज ऍक्सेप्टेड बाय, म्हणजे ते आलं 18लाच, परंतु ऍक्सेप्टेड बाय महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट इन 2019. बरोबर आहे की नाही? तर हे जी पर्टिक्युलर गोष्ट आहे ना, तर ही गोष्ट जी आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी यूजीसी केअर लिस्ट ऑब्लिक पीयर रिव्ह्यू केली. तुम्ही एकदा परत पहा. हो आहे मॅडम, ऑब्लिक आहे, पण ते पत्राचा उल्लेख मी केला 2019 ला जे यूजीसी पत्र आहे, महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचं नाही म्हणत आहे मी, 7 जून 2019चं ते यूजीसीचं पत्र आहे, त्या पत्राचा उल्लेख मी केला आहे की जर ते पत्र अंमलबजावणी जर झाली तर मग ते पीयर वाले तर नाहीच मिळेल ना मग. सर, ज्या दिवशी आपलं गव्हर्नमेंट त्याला ऍक्सेप्ट करतं त्या दिवसापासून ते ऍप्लिकेबल होतं. त्याच्या अगोदरचे पब्लिकेशन त्यांना ग्राह्य धरावेच लागतील ना. ठीक आहे मॅडम. आणखी एक दुसरा प्रश्न असा होता माझा की जसं तुम्ही यूजीसी केअरचं ते पूर्ण साईट हे दाखवलं आहे, साईट दाखवलं आहे पुणे युनिव्हर्सिटी कंडक्टरचे लॉग इन केल्यानंतर, तर त्याच्यामध्ये एक फ्रॉड असा आहे मॅडम की क्लोन जर्नल आहे काही. आवाज येत आहे का मॅडम तुम्हाला? हो बोला. तर एक चुकून माझा पेपर त्या क्लोन जर्नल मध्ये गेलेला आहे, तो पब्लिश पण झालेला आहे. ऍक्च्युली ते क्लोन जर्नल फक्त थोडंफार चेंजेस करून ते एक दुसरं जर्नल करते, यूजीसी केअर मध्ये ते दाखवते, पण आपण जेव्हा ऑनलाईन जातो ते क्लोन वर साईटवर आपण जातो आणि तिथे तो पब्लिश होऊन जातो. तर तो पेपर आता आपण मी पुन्हा दुसऱ्या जर्नल मध्ये टाकू शकतो का? तो तर ऑलरेडी क्लोन मध्ये गेलेला आहे, पब्लिश झालाय. नाही, मग त्या पेपरचं काय, त्याचं काही मार्क होईल की काय होईल? तुम्ही पब्लिश केलाय ना तो पेपर, ऑलरेडी पब्लिश्ड आहे ना. पब्लिश आहे, पण तो जर्नल क्लोन आहे मॅडम, ते ऑथराइज जर्नल नाहीच आहे ना, तो क्लोन जर्नल असल्यामुळे त्याचं मार्किंग होईल का नाही? मग तुम्ही अशा ठिकाणी पेपरच का दिला? ते नंतर, अशा ठिकाणी पेपरच का दिला? यू हॅव वेस्टेड युअर डेटा. ते नंतर लक्षात आलं मॅडम का तो क्लोन आहे, कारण की यूजीसी केअर मध्ये पण आता परत तुम्ही त्याला रिपब्लिश करू शकत नाही का? तुम्ही आता परत करू नाही शकत. नाही, वन्स यू हॅव पब्लिश्ड. म्हणूनच तर मी तुम्हाला जर्नल इव्हॅल्युएशन टूल्स का सांगितले, त्याच्याच करता सांगितले ना की सिलेक्ट प्रॉपर जर्नल. कारण हा पीएचडीचा डेटा फार महत्वाचा असतो. कारण आपण कोणताही एक सिंगल पेपर लिहायला 5 वर्ष काम नाही करत, जे पीएचडी डिग्री करतो. त्यामुळे ते चांगल्याच ठिकाणी पब्लिश झालं पाहिजे अशी अपेक्षा असते. आणि म्हणून हे सगळं तुम्हाला माहित पाहिजे की फेक जर्नल्स कोणते आहेत, प्रिडेटरी जर्नल्स कोणते आहेत, कोण तुम्हाला मिसगाईड करतोय, कोण तुम्हाला चुकीचा इम्पॅक्ट फॅक्टर सांगतोय, इम्पॅक्ट फॅक्टर कुठल्या याचा कन्सिडर केला जातो, है ना. तर ह्याच्यासाठीच हा अवेअरनेस आहे. ओके मॅम, थँक्यू. हॅलो मॅडम. थँक्यू. मॅडम हॅलो, Yes. एक प्रश्न होता.
मॅडम आपण आपल्या स्वतःच्या थिसिस मधला डेटा रिसर्च पेपरसाठी वापरू शकतो का? स्वतःच्या थिसिस मधला डेटा रिसर्च पेपरसाठी वापरू बोला शकतो ना. का? रिसर्च पेपर हो पब्लिश करण्याकरिता हो वापरू शकतो का? रिसर्च नाही तोच डेटावरती त्याच डेटावरती 2 पेपर करायचे आहेत ना तुम्हाला. हा हा सर तुमच्या थिसिस वर त्याच 2 डेटावर पेपर 2 पेपर करायचे आहेत करायचे ना? आहेत तुम्हाला. येस मॅम. मॅडम चॅट बॉक्स मध्ये एक क्वेश्चन आहे, हाऊ टू कॅल्क्युलेट इम्पॅक्ट फॅक्टर आणि एच इंडेक्स. मी सांगितलं ना. अरे इम्पॅक्ट फॅक्टर कॅल्क्युलेट करायचं असेल ना, समजा 2009 वर्षाचं करायचं असेल, पहा इम्पॅक्ट फॅक्टर जर्नलचा दरवर्षीचा वेगळा वेगळा असतो. तर तुम्हाला 2009 सालचा करायचा असेल एखाद्या जर्नलचा, तर तुम्हाला इन्फॉर्मेशन लागते मागच्या 2 वर्षांची, म्हणजे 2008 आणि 2007 ची. ठीक आहे. आता 2008 ला आणि 7 ला किती पेपर्स पब्लिश झाले त्या जर्नलमध्ये, तो आकडा घ्यायचा. आणि 2007 आणि 8 मध्ये त्या पेपर्सला किती सायटेशन्स मिळाले, तो आकडा घ्यायचा. की मिळालेले सायटेशन्स डिवायडेड बाय नंबर ऑफ सायटेबल आयटम्स, नंबर ऑफ पेपर्स केलं की इम्पॅक्ट फॅक्टर येतो. दॅट इज द कॅल्क्युलेशन. आणि एच इंडेक्सचं मी तुम्हाला सांगितलं की जसं माझा एच इंडेक्स 5 आहे, म्हणजे माझे ऍटलिस्ट 5 पेपर्स हॅव बीन cited for 5 times or 5 and more times. आलं लक्षात? तर ते एच इंडेक्स तो कॅल्क्युलेट होतो. ओके मॅम. स्मिता राऊत Yes. मॅमने विचारला होता हा क्वेश्चन चॅट बॉक्स मध्ये. हो ओके. दिसतंय. अजून कोणाला काही विचारायचं आहे? मॅडम तुम्ही माझं रेकॉर्डिंग परत ऐकलं ना, तर तुम्हाला प्रश्न क्लिअर. किसी को और पूछना है? सो आय थिंक मॅडम क्वेश्चन्स आर ओव्हर. मॅडम मला आवाज आला नाही मगाशी. हॅलो हॅलो. हॅलो. हा मॅडम आवाज येतोय का? सर तुमचा क्वेश्चन होता ना की थिसिस मधल्या कंटेंट वरती हा. आपण रिसर्च पेपर पब्लिश करू शकतो का? हा येस मॅडम. जास्त मला आवाज डेटावरती येतोय. आपल्याला 2 पेपर्स पब्लिश करायचे आहेत ना तुमच्या थिसिस वरतीच. अच्छा 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 ओके ठीक मॅम. आहे, तर यू कॅन यूज दॅट डेटा. बरोबर ना मॅम? ओके थँक्यू मॅम. हो हो हा. बरोबर आहे. ओके. ओके ओके थँक्यू. सो थँक्यू सो मच मॅम. इथे आपला PhD कोर्स वर्क मधला जितका काही कंटेंट होता तो आता संपलेला आहे. तर सगळेच सेशन मॅडम खूप इन्फॉर्मेटिव्ह होते आणि आय होप पार्टिसिपंट्सला पण खूप जास्त इनपुट्स मिळाले Thank you. असतील. त्यांनी याला चांगल्या वेनी यूज केलं तर त्यांचा रिसर्च नक्कीच बेटर होईल. सो थँक्यू सो मच मॅम फॉर स्पेंडिंग युअर व्हॅल्युएबल टाइम ऑन फॉर वंडरफुल सेशन्स. थँक्यू सो मच. थँक्यू ऑल. थँक्यू मॅम. थँक्यू मॅडम. Thank you, madam. ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज फॉर आवर टुडेज सेशंस. अभी देखिए टीनू अग्रवाल मैडम का जो पार्ट बचा है आज का, जो वो एक सेशन नहीं कंप्लीट कर पाए थे, तो वो कल ट्राई करेंगे 10:30 to 1:30 में पूरा कंप्लीट करेंगे अलॉन्ग विथ योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑल्सो. शी विल डिस्कस विथ ऑल ऑफ यू. तो अगर कल कुछ टाइमिंग में चेंजेस होते हैं, अगर 10 बजे से वगैरह स्टार्ट करना होगा अपने को, तो वैसे मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैसेज डालूंगी. Otherwise, we will begin our session from 10:30 only. If there are any corrections or any changes in the timings for tomorrow, I will let you know in the night itself. ओके Okay? ओके मॅम. ठीक है. Okay, madam. And how is her son Okay, madam. now? सर अभी तक His son, कॉल नहीं son. आया, अभी तक उनका कुछ कॉल अच्छा, नहीं अच्छा, आया अच्छा. है. अभी मैं उनको कॉल अच्छा अच्छा. I thought you had a talk with her. यस यस, ये मीटिंग होने के बाद आई विल कॉल हर Okay. ask about the health of her. ओके. Yeah. Okay, ma'am. Thank you. और मुझे सर आपने एक क्वेश्चन पूछा था व्हाट्सएप ग्रुप में कि हमें ग्रुप में जाना है क्या PhD सेल में, कि इंडिविजुअली भी जा सकते हैं?
सेन हाँ गुप्ता मैम। सर। हाँ मैम। हाँ, आप इंडिविजुअली भी जा सकते हैं और इफ द अदर पार्टिसिपेंट वांट्स टू कम विथ यू, आप लोग मिलके भी जा सकते ma'am. हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट जस्ट गिव द रेफरेंस ऑफ अवर करंट प्री पीएचडी कोर्स वर्क। ओके मैम। ओके, उनको बताइए ओके कि मैम, थैंक यू। कोर्स वर्क अभी चल रहा है और 15 तारीख को हाँ मैम। एग्जाम होने वाली थी, ये रेफरेंस देके फिर आगे की बात करिएगा। श्योर मैम, श्योर। ठीक है जी। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। Okay. So thank you all of you. Now I am ending the meeting. See you tomorrow at 10:30. If there are any changes in the timings, accordingly I will let you know. Otherwise we will meet on our normal timing, that is of 10:30. Okay, ma'am. Okay. Okay. ओके मॅडम. So good ओके मैम, गुड डे। good day. बाय.